गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। फिजिकल न्यूमेरिकल लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। इससे पहले हमने क्या देखा हुआ था, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देखा हुआ था। तो उसकी लिमिटेशन क्या थी कि रुदरफोर्ड जी ना वो जो सर्कुलर ऑर्बिट में या ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब भी रोटेट करता है तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं समझा पाया। ओके, वो स्पेसिफाई पाथ भी नहीं कर पाए कि कैसे रिवॉल्व करने वाला है। तो बोर जी ने यहाँ पर थोड़ा बहुत वर्क किया, थोड़ा बहुत नहीं एक्चुअली ज्यादा वर्क किया। तो क्या किया उन्होंने, तो उन्होंने यहाँ पर जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है उसमें क्या बोला था डी ब्रोगली जी ने कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो कुछ स्पीड से जा रहा है तो उसका वेव कैरेक्टर होगा। अब रुदरफोर्ड जी ने एक चीज तो बोली थी, वो तो सही थी कि इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड में। ओके, तो अगर हम कंसीडर करें कि मान लो कि ये एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये पूरा एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो डेफिनेटली ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक अपने पास रखने वाला है, वेव कैरेक्टरिस्टिक। क्योंकि मूविंग इलेक्ट्रॉन है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, अपने अंदर इटसेल्फ वेव कैरेक्टरिस्टिक रखता है। ओके, सो ये इलेक्ट्रॉन है वो भी अपने अंदर वेव कैरेक्टरिस्टिक रखने वाला है। तो डी ब्रोगली जी ने हमें क्या बताया कि अगर ये पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो स्टेबल कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है उसके जो अगर हम सर्कमफ्रेंस कंसीडर करें तो कितना हो, उसकी वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल में। नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ तभी स्टेबल रह सकता है या ऑर्बिट सिर्फ और सिर्फ तभी स्टेशनरी हो सकती है जब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इसमें क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल में हो। मतलब इट में बी 1 लैम्बडा, इट में बी 2 लैम्बडा, इट में बी 3 लैम्बडा, इट में बी 4 लैम्बडा, तभी इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में स्टेबल रह सकता है, वरना नहीं। डेफिनेटली ये इतने स्टेटमेंट से आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से ऑब्जर्व करना कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ अगर इस तरीके से हो तभी वो स्टेबल रहेगा, या फिर ये इस तरीके से कंप्लीट वेवलेंथ होनी चाहिए। अगर आधी अधूरी वेवलेंथ है इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की तो वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। लाइक आप देख सकते हो ये क्या है, यहाँ तक ये 1 कंप्लीट वेवलेंथ, फिर ये 1.5 हुई, मतलब 0.5 वेवलेंथ। सो 1.5 वेवलेंथ अगर होगी इलेक्ट्रॉन की तो वो ऑर्बिट है वो स्टेबल नहीं होगी, स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं होगी। सो ये हमें बोर जी ने बताया। अभी भी इसको हम ठीक से समझे कि मान लो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने ऐसे अपना वेव कैरेक्टर शुरू किया, तो अभी ये 1 कंप्लीट वेवलेंथ, ये 2 कंप्लीट और ये आधी। ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 2, लेकिन यहाँ से कंप्लीट वेवलेंथ लैम्बडा के इंटीग्रल मल्टीपल में ये वेवलेंथ नहीं आ रही। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा, जो इस सर्किल ऑर्बिट में घूम रहा है वो ऑर्बिट ही अनस्टेबल होगी एक्चुअली। ओके, नाउ अगर मैं कंसीडर करूं, मान लो कि ये एक कंप्लीट वेवलेंथ, ये दूसरी कंप्लीट वेवलेंथ और ये तीसरी कंप्लीट वेवलेंथ। ओके, सो इलेक्ट्रॉन ये जो भी ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्टेबल होगा, या इस ऑर्बिट को हम क्या बोलेंगे, स्टेबल ऑर्बिट। सो इलेक्ट्रॉन कैन रिमेन only stable in those orbit in which its wavelength is what, integral multiple। ओके, ये जो वेवलेंथ है वो इंटीग्रल मल्टीपल में होगी जिस ऑर्बिट में, वहीं पर इलेक्ट्रॉन क्या रहने वाला है, स्टेबल रहने वाला है। और एक एग्जांपल ले चलो। तो अब नेक्स्ट आप देखना ध्यान से कि मैं क्या कर रहा हूं, ये 1 कंप्लीट, ये 2, ये 3, ये ऐसे मिला। सो आप देख सकते हो कि ये कंप्लीट वेवलेंथ यहां पर होती, लेकिन ये उससे आगे चला आया, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्टेबल होगा या नहीं होगा। आप कंप्लीट वेवलेंथ के कब मिलती है कि लाइक इसने यहाँ से शुरू किया, ये 1 कंप्लीट वेवलेंथ हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, ये 2nd कंप्लीट वेवलेंथ हुआ, फिर यहाँ से शुरू किया, ये 3rd कंप्लीट वेवलेंथ हुआ, फिर यहाँ पर तक हम पहुंचे तो ये 3.7 या 3.6 तक वेवलेंथ हुई, टोटल वेवलेंथ काउंट करें। मतलब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर स्टेबल नहीं रह सकता। ओके, सो ये यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी अभी थोड़ा बहुत कुछ हम मान सकते हैं कि चलो ऐसा कुछ होगा। इलेक्ट्रॉन वेव कैरेक्टर तो अपने अंदर रखता ही है, जब भी वो मूव करता है तो मोशन करता है, तो इसी को यूज करके यहाँ पर किसने बोला, बोर जी ने बोला ना। अब 2πr = n लैम्बडा है। अब ये डी ब्रोगली जी और एक चीज हमें बता गए थे, लैम्बडा = h/p, मतलब कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h/mv। तो इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। 2πr = n लैम्बडा मतलब व्हाट, h/mv। सो mv को इस साइड भेज देता हूँ, सो mvr = व्हाट, nh/2π। सो यहाँ से बहुत ही सुंदर इसका हाइपोथेसिस निकल कर आता है। mvr को क्या बोलते हैं हम, याद करो, रोटेशनल डायनेमिक्स में स्टडी किया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंगुलर मोमेंटम L = mvr = nh/2π। तो यहाँ से एक बहुत ही सुंदर हाइपोथेसिस निकलता है।
ओके, कि इलेक्ट्रॉन रिमेन्स ओनली स्टेबल इन दोज ऑर्बिट in which its angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. Okay, where n stands for quantum number 1 2 3 4 5 ऐसे 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 चलता रहेगा. सो यहाँ से डी ब्रोगली जी का बोर जी का हाइपोथेसिस निकलेगा. बोर्स हाइपोथेसिस एक्चुअली 4 दिए लेकिन मेजर 2 ही है उसमें. सो बोर्स हाइपोथेसिस जो 4 दिए उसमें पहला है न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट. तो न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही हो. ओके, न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट क्या है कि जो एटम है उसका ऑलमोस्ट सारा का सारा मास है वो एक जगह पर कंसंट्रेटेड है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन है वो उसके इर्द गिर्द रोटेट करता है. ओके, तो वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. लेकिन ये स्टेशनरी ऑर्बिट, दूसरा कॉन्सेप्ट है स्टेशनरी ऑर्बिट. तो इलेक्ट्रॉन अगर स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपने अंदर से कोई भी एनर्जी लिबरेट करेगा नहीं. तो वो स्टेशनरी है. तो आप ही बताओ मुझे, आप शांत हो, आपको कोई डिस्टर्बेंस है ही नहीं दिमाग में, तो आप क्या करोगे? शांति से बैठे रहोगे ना. मतलब आप सो रहे हो तो कोई हिलचल होगी नहीं होगी. मतलब आप क्या हो? स्टेशनरी मतलब क्या हो? अपने अंदर से कोई एनर्जी का हलचल होगा नहीं, ट्रांसफर नहीं होगा. तो अगर इलेक्ट्रॉन कोई स्टेशनरी ऑर्बिट में है तो वो अपने अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन को एमिट करने वाला नहीं है. इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई एनर्जी को. ओके, ये अपने अंदर से कोई एनर्जी को निकालने वाला नहीं है. तो कोई इतना हार्ड चीज नहीं है. ओके, नाउ ये जो एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन है, ओके, क्वांटाइजेशन रूल. तो क्वांटाइजेशन रूल क्या है वो भी हम देखें. उसकी थर्ड हाइपोथेसिस कि इलेक्ट्रॉन रिमेन्स स्टेबल only in those orbits in which its angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. ओके, h by 2 pi के इंटीग्रल मल्टीपल में अगर इसके एंगुलर मोमेंटम हुई तो उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा. ओके, तो ये क्वांटाइजेशन रूल हो गया एंगुलर मोमेंटम का. नाउ नेक्स्ट है वो एनर्जी ट्रांजिशन रूल है, एनर्जी डिफरेंस का. सो एनर्जी डिफरेंस अगर हुआ दो ऑर्बिट के बीच में, कि मान लो कि मैं बोल रहा हूं कि ये n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट है, ये n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट है. तो हायर एनर्जी ऑर्बिट मैंने बोल दिया ये E2 है, ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट है E1. तो अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट में से घूम घूम कर मान लो कि लोअर ऑर्बिट में आया ऐसे, तो जब भी ये हायर में से लोअर में आएगा तो अपने अंदर से क्या करेगा? कुछ एनर्जी है वो फोटॉन्स के फॉर्म में एमिट करेगा. ओके, तो जो कुछ एनर्जी यहाँ पर फोटोन के फॉर्म में जा रही है तो वहां से हमें क्या मिलेगा? पर्टिकुलर वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी मिलेगी. तो मतलब कि मैं क्या बोल सकता हूं? वेन एवर इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल E2 minus E1, then it omits some radiation, some frequency of radiation. So it is given by what? E2 minus E1 is equal to HF. मतलब वो अपने अंदर से फोटॉन्स, ये एनर्जी है वो एमिट करता है. कौन से फॉर्म में करता है? फोटॉन्स के फॉर्म में करता है. तो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर F है तो वो एनर्जी कितनी होगी? HF. So whenever electron makes transition from high energy state to lower energy state, then it emits the frequency F. Okay, photons को emit करेगा जिसकी frequency क्या होगी? F होगी. तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? E2 minus E1 is equal to what? HF. लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में से हाई एनर्जी में गया तो भी यहाँ पर क्या होगा? तो हमें उतनी फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन्स, उसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी. ये नहीं समझे आप? ओके, सो पहले ये सब आपको नोट डाउन करना है. अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो कि n इज इक्वल टू 1 ये है, n इज इक्वल टू 2 ये. लोअर एनर्जी में से इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में ऑटोमेटिक जाएगा. हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर से कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी. जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पड़ा है उसको मैं बाहर से कुछ एनर्जी दूंगा तब वो हाई एनर्जी में जा पाएगा. ओके, जैसे हाई टू लोअर जाता है तो HF एनर्जी क्या करता है? एमिट करता है. तो ऐसे लोअर टू हायर जाएगा तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? HF एनर्जी देनी पड़ेगी. मतलब कि अगर ये लोअर टू हायर जा रहा है तो हम क्या करेंगे? HF एनर्जी देंगे.
ओके, सो इट इज व्हाट, इट्स अबाउट व्हाट, एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन। मतलब यहाँ पर एनर्जी क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, तब वो लोअर टू हायर जा सकेगा। ओके, और अगर वो हायर टू लोअर जा रहा है तो एनर्जी क्या करता है, एमिट करता है। बी केयरफुल। ओके, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर जाएगा तो अपने अंदर से एनर्जी एमिट करेगा, और लोअर टू हायर जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, तभी जा पाएगा ना। एनर्जी कुछ नहीं है तो कैसे जा पाएगा। आपके पास रुपीज है तो आप बाहर घूमने जाओगे, अगर रुपीज नहीं है तो बाहर नाश्ता करने जाओगे, नहीं जाओगे। ओके, तो घर पर ही नाश्ता कर लेंगे, तो घर पर नाश्ता करेंगे तो फिर बाहर घूमने ऐसे ही पैदल जाओगे। ओके, तो ऐसी बात है यहाँ पर। नाउ इट्स ऑल अबाउट व्हाट, एनर्जी। ओके, सो ये हाइपोथेसिस जो दोनों मैंने लास्ट लिखे कि L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh/2π, एक ये हाइपोथेसिस इसका, और दूसरा ये पोस्टुलेट्स, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज में पोस्टुलेट्स। ये बहुत ही काम आने वाला है आगे डेरिवेशन। सो इसको संभाल कर रखना है आपको, मैथमेटिकली याद रखोगे जितना उतना अच्छा रहेगा। सो दैट्स इट। ओके, सो ये थी बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। नाउ नेक्स्ट, एनर्जी क्वांटाइजेशन इसको बोल सकते हो, और इसको एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन। नाउ नेक्स्ट अब हम देखें तो बोर्स थियरी ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकेडमिक के लिए। एकेडमिक में इसमें से क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम्स। सो बोर्स थियरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए बोर्स ने क्या किया, फाइंड किया, तो उसके लिए बोर्स ने ये रेडियस का फॉर्मूला फाइंड किया और एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड किया। तो हम ये दोनों चीजें अभी स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो रेडियस कैसे फाइंड की जाती है और एनर्जी कैसे फाइंड की जाती है वो भी हम देखेंगे। सो लेट अस सी। सो मान लो कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, अब उसके इर्द गिर्द यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है, तो डेफिनेटली उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगी। मैंने बोल दिया कितनी स्पीड से जा रहा है, 20 स्पीड से। ना अब ये न्यूक्लियस पर चार्ज अगर हाइड्रोजन है तो प्लस ई होगा, लेकिन मैं अगर जनरलाइज केस डिस्कस करूं तो यहाँ पर मैं चार्ज कितना ले सकता हूं, प्लस जेडी। लाइक हाइड्रोजन की जगह पर अगर ऑक्सीजन है तो कितना चार्ज यहाँ पर प्रोटॉन होगा, प्लस 80। अगर सोडियम है तो कितना होगा, प्लस 11। ऐसे कुछ भी हो सकता है। अभी हम जनरलाइज केस डिस्कस करना चाहते हैं, तो मैंने न्यूक्लियस पर कितना यहाँ पर चार्ज लिया, प्लस जेड। नाउ अब इलेक्ट्रॉन अगर इसके इर्द गिर्द घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है, क्योंकि उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ये तो आप जानते ही हो। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो कौन प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए आप सिंपल सोचो कि अगर हमारे पास जो अर्थ का सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है, हम बोलेंगे सर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स उस टाइम कौन प्रोवाइड करता था, जो अर्थ के अराउंड में सैटेलाइट घूम रहा था उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड दैट सैटेलाइट। अगर अर्थ सन के अराउंड में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, लेकिन कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन। तो सिमिलरली यहाँ पर चार्ज की बात कर रहे हैं अभी हम, तो दो चार्ज ही से अलग अलग, तो उसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो जो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ये दोनों के बीच में, उस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कौन करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज गिवन बाय व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स। ओके, सो बी केयरफुल, ये पहली चीज है जो आपको दिमाग में रखनी है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। मान लेते हैं कि मास यहाँ पर दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ये मास, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए मास किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन का। सो mv²/r। ओके, मास प्रोटॉन का यूज नहीं करना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस पर हम फाइंड कर रहे हैं। सो mv²/r इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज kq1q2/r²। सो मैं kq1 पहले आपके लिए चलो बेसिक फॉर्मूला रख देता हूं, फिर ये पता चली जाएगा। सो मैंने r रखा। सो k दैट इज व्हाट, 1/4πε0। q1 मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन, सो दैट इज हाउ मच, प्लस Zd। q2 दैट इज हाउ मच, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो q1 दैट इज Zd into E/r², दैट इज mv²/r। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे रेडियस फाइंड करनी है। ओके, सो मैं r को यहाँ से एक एक r को कैंसिल कर देता हूँ और उसको सब्जेक्ट भी बना लेता हूँ। सो r इज इक्वल टू व्हाट, Zd² बाय 4πε0 mv²। सो मुझे अभी ऐसा कुछ मिला, लेकिन देखो
एप्सिलॉन और कांस्टेंट, मास कांस्टेंट जेड ऑलवेज दिया होगा, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, लेकिन वी अभी भी मेरा आगे आ रहा है, ओके, क्योंकि वी हमें नहीं चाहिए, तो वी का कुछ करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, तो देखो नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्स हाइपोथेसिस, नाउ बोर्स हाइपोथेसिस क्या कहता है, याद करो अभी हमने स्टडी किया, एंगुलर मोमेंटम L is equal to mv, R is equal to nh by 2 pi, okay, where n stands for 1 2 3 ऐसे क्वांटम नंबर है। तो इसमें मैं v सब्जेक्ट बनाऊंगा, so v is equal to what, nh by 2 pi into mr। so मुझे यहाँ से v मिल गया r के फॉर्म में, n ऑलवेज अवेलेबल होगा कि कौन सी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, कौन सा क्वांटम नंबर है, h 2 pi m तो कांस्टेंट है, जो r का और v का दिक्कत था वो दूसरी इक्वेशन आ गई, सोल्व हो गया। सो अब हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, 1 and 2 में v की वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा, तो मुझे r मिल जाएगा, रेडियस ऑफ एन हाइड्रोजन, तो ऑफ हाइड्रोजन z² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, v स्क्वायर है तो उसकी जगह पर n² h² बाय, अब v स्क्वायर की जगह पर ये रखना है ना, 4 पाई स्क्वायर m² r²। सो बी केयरफुल, मैंने क्या किया है, अभी तो सिर्फ डेटा रखा है, सिंप्लीफिकेशन में बहुत ध्यान रखना है, ज्यादातर गलती क्या होती है यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में हो जाती है। सो ये टर्म्स है वो पहले ऊपर भेज देता हूं, 4 4 तो चलो कैंसिल हो रहा है, एक पाई कैंसिल हो रहा है, एक m कैंसिल हो रहा है, सो नीचे क्या बचा, पाई m r² z² बाय एप्सिलॉन नॉट n² h²। देखो ध्यान से ऑब्जर्व करना, एप्सिलॉन बचा, n² बचा और h² बचा, और यहाँ पर r, लेकिन हमारा टारगेट r फाइंड करना है ना, तो अभी भी ये r² है, तो एक एक r चलो कट कर दिया। सो r को सब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, सो ये n² h² एप्सिलॉन नॉट इस साइड भेज दिया, बाय पाई m z² है, मैं इसको अच्छी तरीके से लिख रहा हूं, पाई z², ओके। So it's the standard formula to find out the radius of an hydrogen atom or hydrogenic atom। ध्यान रखना, मैंने एक वर्ड बोला हाइड्रोजेनिक एटम, तो वो क्या होता है हाइड्रोजेनिक, मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम हाइड्रोजेनिक एटम्स बोलते हैं। तो मैं जनरलाइज फॉर्मूला लिखी, तो Rn रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, n² बाय z। ओके, एमसीक्यू में कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है, एमसीक्यू में तो आएगा ही कि Rn इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, n² बाय z। अब अगर n की वैल्यू 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, तो ऐसे ऐसे मुझे क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगी। कि मान लो कि मुझे हाइड्रोजन के लिए रेडियस फाइंड करनी है n इज इक्वल टू 1 के लिए, सो फॉर हाइड्रोजन n इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ पर डेटा रखूंगा, सो R1 क्या मिलेगा, 1 इंटू h दैट इज 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34, उसका स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट दैट इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 वोल्ट डिवाइड बाय पाई, z तो 1 रखा है, e स्क्वायर दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 स्क्वायर इंटू m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमारे यहाँ होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। सो बच्चों अब आप देखो, तो ये इसको मैं अगर सोल्व करूंगा ना, तो ये कितना आएगा मालूम है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। सो इट्स द रेडी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओके, कि जब मैंने n1 रखा, z1 रखा, तो मुझे ये मिल गया। तो ऐसे ही आप कोई भी रेडी फाइंड कर सकते हो हाइड्रोजेनिक एलिमेंट के लिए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि मैं बारी बारी क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ, अभी आप सिर्फ हाइड्रोजन पर फोकस करो। सो R1 मुझे मिल गया। तो ऐसे ही जनरलाइज केस अगर मैं लिखूं आपको, तो बाकी सब तो कांस्टेंट है, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, Rn अगर n और z एज इट इज है, तो बाकी सब की वैल्यू हमें कितनी मिली, इज इक्वल टू 0.53 n² बाय z एंगस्ट्रॉम। बच्चों ध्यान से देखो कि अगर इस इक्वेशन में n और z एज इट इज रखूं, लाइक यहाँ पर हमने 1 1 रखा था, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बाकी की सबकी वैल्यू क्या आई, 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Rn इज इक्वल टू व्हाट, 0.53 n² बाय z एंगस्ट्रॉम। शॉर्टकट है, याद रखने में इजी रहेगा, लेकिन मेरा सजेशन आप ये फॉर्मूला याद रखो, फिर वरना ये रखो, दोनों में से एक रखो। तो ये हो गया, क्या मिला हमें, रेडियस nth ऑर्बिट की मिल जाएगी। ओके ना, अब हमारा टारगेट सिर्फ रेडियस नहीं था बच्चों, मुझे है ना वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, मुझे एनर्जी भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी की चलो बात कर ले। तो वेलोसिटी अब कैसे फाइंड करूंगा, आप ही बताओ। तो आप देख सकते हो कि वेलोसिटी का ये फॉर्मूला, उसमें वेलोसिटी किस पर डिपेंड है, r पर डिपेंड, और r हमें ऑलरेडी मिल चुका है। सो इट्स टू इजी फॉर यू। सो लेट अस सी कि वेलोसिटी v, नाउ वेलोसिटी v इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई mr। सो r की वैल्यू रख दूंगा n² h² एप्सिलॉन नॉट
अपॉन पाई जेड स्क्वायर एम। ये सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए पूरे स्टेप कर रहा हूं, वरना मैं डायरेक्ट ऊपर ही रख देता। सो फाइनली ये क्या होगा, तो बच्चों NH बाई पाई जेड स्क्वायर एम है तो उसको ऊपर भेज दू, या कुछ कैंसिल हो रहा है तो भी कर देते हैं। N एक कैंसिल, एक H कैंसिल और पाई कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, यस M कैंसिल हो रहा है। सो जेड स्क्वायर बाय 2 NH एप्सिलॉन नॉट, इट्स द वैल्यू ऑफ V। ओके, सो आप देख सकते हो ये वैल्यू मुझे किसकी मिली, V की मिली। नाउ अगर अब मैं इसके साथ कुछ छेड़खानी करना चाहता हूं, छेड़खानी मतलब क्या, ये एग्जैक्ट सही है, फॉर्मूला कुछ गलत नहीं है। यहां से आप ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हो कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, m। ओके, नाउ z बाय m एक्चुअली। सो अब मैं उसको है ना थोड़े और सिंप्लीफाई वे में कन्वर्ट करना चाहता हूं। मैं उसको मल्टीप्लाई सी कर रहा हूं, डिवाइड सी कर रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं, अगेन मुझे एक नया कांस्टेंट निकालना है। सो नया कांस्टेंट क्या निकलेगा, सी कि मैं इसको क्या कर रहा हूं, z स्क्वायर बाय 2 n को बाहर भेज रहा हूं, मतलब CH एप्सिलॉन नॉट। बी केयरफुल, थोड़ा सब्र रखना, n। सो z स्क्वायर बाय 2 CH एप्सिलॉन नॉट, ये सब जो आपको दिख रहा है ये लोचा, उसमें z हम 1 कंसीडर करें, z इज इक्वल टू 1, तो बाकी सब लोचा है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 बाय 137 c बाय m। ओके, सो इट्स द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फॉर जनरलाइज केस की, लाइक मैंने c की वैल्यू रख दी, h की वैल्यू रख दी, एप्सिलॉन नॉट की रख दी और e स्क्वायर की रख दी, तो मुझे कितना मिलने वाला है, 1 बाय 137 c बाय m मिलने वाला है। सो इट्स द फॉर्मूला टू फाइंड आउट वेलोसिटी। तो अब ये जो भी लोचा मिला, इस लोचे को हम क्या बोलते हैं, अल्फा, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, इसको बोलते हैं अल्फा, दैट इज e स्क्वायर बाय 2ch एप्सिलॉन नॉट। इट इज व्हाट, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। इसको एक नाम दे दिया है, अजीब और गरीब नाम है मुझे मालूम है, लेकिन डरने की बात नहीं है, ये वैल्यू रखते जाएंगे तो पता चल ही जाएगा। अब आप बोलोगे सर आर का तो चलो मान लेते हो जाएगा, वी का क्या करें, वी के लिए आपको ये कंडीशन आजीवन आप भूलने वाले नहीं हो, आपको मालूम ही रहने वाली है ना कि L इज इक्वल टू MVR इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई। सो कोई चिंता की बात नहीं, यहाँ पर वी को सब्जेक्ट बना लो, आर की वैल्यू रख दो, तो फॉर्मूला भी मिल जाएगा। जितना कम पॉसिबल है उतना कम फॉर्मूला याद रखना है आपको। तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि बेसिक फॉर्मूला भूलोगे नहीं, आर मालूम है तो यहाँ पर वैल्यू रख दो तो भी हो जाएगा, लेकिन पॉसिबल हो तब तक याद रखो, ना हो तो बेसिक पर चले जाओ। ओके, सो बच्चों ये हो गया क्या कि रेडियस और स्पीड वाला अभी हमने देख लिया। नाउ अब हम उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि एनर्जी का फाइंड करना है। सो अब एनर्जी का क्या करें, तो एनर्जी के लिए क्या करेंगे, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेंगे। सो प्लीज नोट डाउन, इसको नोट डाउन कर लो। नाउ नेक्स्ट है एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखो रेडियस वाला फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए एनर्जी के लिए। ओके, और V का फॉर्मूला तो भी आपके सामने है, देखते हैं जरूरत पड़ेगी तो रख देंगे। सो टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, सो टोटल एनर्जी हम कैसे फाइंड करें, तो देखो आप थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, चलो ये निकाल देता हूं, किससे करेंगे, बोर्ड अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे ना। सो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये रहता है, इट इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब चैप्टर नंबर 2 हमने उसमें देखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रहता है K Q1 Q2 बाय R, और काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर हम जाए तो अभी ये फॉर्मूला आप जानते हो, लेकिन मुझे दोनों को सेम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो बी केयरफुल कि लाइक मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, ये R नॉट और ये प्लस ZE। तो उसके लिए हमें काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए, लेकिन हम क्या जानते हैं, FC इज इक्वल टू FE, FC मतलब mv स्क्वायर बाय R इज इक्वल टू FE मतलब K ZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे अब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए। सो बी केयरफुल, R कैंसिल करूंगा, सो mv स्क्वायर मुझे कितना मिला, K की जगह पर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या K रखो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो तो K ZE स्क्वायर बाय R, लेकिन हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए तो दोनों साइड क्या करूंगा, हाफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, सो हाफ एम वी स्क्वायर मिल जाएगा। सो वो स्टेप में बाद में कर रहा हूं। सो देयरफॉर हाफ
mv² इज इक्वल टू kz² बाई 2r। इट्स योर काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रहता है k q1 q2 बाय r। सो बी केयरफुल, पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम फाइंड करते हैं सेकंड चैप्टर में देखा हुआ है चार्ज की जो साइन है वो हम रखते हैं। चार्ज अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्केलर क्वांटिटी ही है, इसलिए हम चार्ज की जो भी साइन है वो रख देंगे k q1 दैट इज ZE, q2 दैट इज माइनस E बाय r। बी केयरफुल, आप कंफ्यूज होने वाले हो। ओके ये मैंने माइनस क्यों रखा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम फाइंड करते हैं वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो उसमें तो हम जो भी सोल्व करेंगे वहां पर क्या रखेंगे, माइनस साइन रखेंगे। सो इट्स माइनस kz² बाय r। सो इट्स द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, टोटल एनर्जी फाइंड करना है। सो नाउ टोटल एनर्जी इट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो अब बच्चों देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² दैट इज kz² बाय 2r माइनस प्लस, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का ऑलरेडी माइनस है यहाँ पर, तो माइनस kz² बाय r। अब ये देखो kz² बाय r तो दोनों में, मतलब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इन दोनों को कॉमन निकाल दे, चलो आपकी तसल्ली के लिए, वरना डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस स्टेप में, इसलिए मैं पूरा स्टेप कर रहा हूँ, करना नहीं होता है। सो 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, आधे में से पूरा जाएगा, माइनस आधा बचेगा। सो माइनस kz² बाई 2r। सो इट्स द फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी En। ओके ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, k की जगह पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन रखें तो माइनस z² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r। सो इट्स द फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, जनरलाइज फॉर्मूला चाहिए, अभी भी ये आर्क पर डिपेंड है, तो आर की वैल्यू रखे। तो बच्चों आर की वैल्यू क्या थी याद कर लो, तो आर की वैल्यू देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई z² m, ऐसा कुछ था ना बच्चों आर की वैल्यू। सो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ En इज इक्वल टू माइनस z², माइनस लगाना मत भूलना, इसका और कुछ इंपॉर्टेंस है वो मैं बताऊंगा। 4 to 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, r मतलब n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई z²। तो जितना भी कैंसिल हो सकता है कर लेते हैं, और क्या पाई पाई तो गया, चलो ये me² ऊपर जाएगा z, सो माइनस me⁴ z² बाय 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन मतलब 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² h²। So it's the formula to find out total energy of a hydrogen atom. Okay, बच्चों बी केयरफुल, ये फॉर्मूला किसका है, हाइड्रोजन एटम के लिए टोटल एनर्जी फाइंड करने का है। अब मैं अगर यहाँ पर देखूं तो टोटल एनर्जी का जनरलाइज फॉर्मूला En इज प्रोपोर्शनल टू, ये शॉर्टकट क्या याद रख सकते हो एमसीक्यू के लिए, ज्यादातर क्वेश्चन है वो प्रोपोर्शनल लेकर ही सोल्व हो जाते हैं। सो En इज प्रोपोर्शनल टू z² बाय n²। Rn तो आपको ये चीज याद रखनी है, En इज प्रोपोर्शनल टू z² बाय n², और Rn इज प्रोपोर्शनल टू n² बाय z, और स्पीड v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। सो ऐसे कुछ याद रखोगे तो एमसीक्यू में बहुत काम आने वाला है। ओके बच्चों, सो अब आप देखो यहां से एनर्जी तो हो गई, अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। ओके सो स्पेक्ट्रल सीरीज अभी हम देखेंगे। सो पहले इसको नोट डाउन कर लो, कोई हार्ड चीज नहीं है, लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि देखकर सोच रहे हो कि हमें तो समझ में आ गया है और नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, सो डेफिनेटली भूलने वाले हो। ये जो भी आज का लेक्चर है वो मिनिमम आपको 5 टाइम्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना क्या होगा मालूम है, अभी समझे हो समझ में आ जाएगा, 2 दिन बाद है ना आप सिंपल सी ये चीज भी भूल जाओगे कि ये कैसे डिराइव होती है। मानने में नहीं आ रहा है ना, तो एक बार ट्राई कर लेना। ओके तो बच्चों ये पूरा का पूरा है ना वो प्रैक्टिस 5 टाइम करना पड़ेगा। अगर 5 टाइम नहीं किया है तो इम्पॉसिबल है कि आप कर पाओगे, क्योंकि मिस्टेक के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। ओके हो सकता है कोई अच्छे बच्चे हो तो वो 2-3 बार में कर पाए, लेकिन भूलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो डू इट 5 टाइम्स। ओके इसके बाद वाला डेरिवेशन है वो भी 5 टाइम ही करना है, जितना भी आज चला है वो। सो अच्छा रहेगा आपकी सेहत के लिए ना। अब ये हो गया, तो अब हम देखेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके नाउ अब हमारा टाइटल क्या है, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो लेट अस सी, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम कि लाइक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन डिफरेंट ऑर्बिट में होगा, तो हमने क्या बोला कि उसके अकॉर्डिंगली कुछ फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स एमिट होते हैं।
तो अगर उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली फोटोन्स एमिट हुए तो वो पर्टिकुलरली क्या करेगा जगह पर कुछ ना कुछ है ना, वो एक स्पेक्ट्रम जनरेट करने वाला है। स्पेक्ट्रम मतलब व्हाट, इट्स नथिंग बट द ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स। ओके, आजू बाजू में जो अरेंज हो रही है ग्रुप ऑफ वेवलेंथ है, ग्रुप ऑफ फोटॉन्स है, एक जगह पर मिल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो लाइक जानी वाली फिनाला जो आपने देखा हुआ विप गियर, तो विप गियर है वो क्या है, स्पेक्ट्रम ही है कि एक जगह पर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंट हुई। तो स्पेक्ट्रल सीरीज हाइड्रोजन एटम की बात करें तो अभी हमने En का फॉर्मूला क्या रखा था, -me⁴z² by 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला रखा है। सो अब इसमें हम बोले, अब जो ये बोर्जी है ना उसकी सेकंड हाइपोथेसिस है एनर्जी क्वांटाइजेशन की। ओके, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन देखा हमने, यूज किया, L = mvr = nh/2π। अब एनर्जी क्वांटाइजेशन क्या था कि जब भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट में से लो एनर्जी ऑर्बिट में ट्रांजिट करेगा, जंप करेगा, तो कुछ फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स एमिट करेगा। सो ये एनर्जी क्वांटाइजेशन हमें यूज करना है कि मान लीजिए n = 1 है, n = 2 है और ये न्यूक्लियस है। सो इलेक्ट्रॉन मान लो कि घूमते 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 यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है। ओके, सो ये कहां से कहां तक का ट्रांजिट हुआ, 2 से 1 तक का, तो उसके अकॉर्डिंगली ये क्या करेगा, कुछ फ्रीक्वेंसी वो एमिट करेगा। ओके, फोटोन है वो। सो ये फोटोन एमिट हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, अब ये आप सिर्फ अच्छा लगे इसलिए मैं इतना ही बना रहा हूं। ओके, नाउ n = 1 में ट्रांजिट किया, HF फोटोन एमिट हुए। सो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, E2 - E1 = what, HF। अब E2, सो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था मैंने लिखा यहाँ पर, तो उसमें n की जगह पर क्या रख देंगे, n2। हाँ, n = मान लेते हैं ये n2 है, n = n1। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि अभी हम जनरलाइज केस डिस्कस करना चाहते हैं। ओके, जनरलाइज केस, वरना 2-1 से भी जा सकते हो, लेकिन अभी हमें जनरलाइज फॉर्मूला डिस्कस करना है जो सब में लगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर कंडीशन में नहीं। सो E2 मतलब -me⁴z² नाउ बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n2² h²। माइनस तो पहले से मौजूद है, लेकिन इसका आगे ही माइनस आएगा। सो -me⁴z² 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1² h², दैट इज व्हाट इज इक्वल टू HF। सो बच्चों अब आप देखो ध्यान से, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, me⁴z² by 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h²। सो ये माइनस माइनस प्लस, तो मैंने कॉमन क्या निकाल दिया, me⁴ by 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h²। अब ये प्लस हो जाएगा, इसलिए मैं इसको पहले लिख रहा हूँ 1/n1 और ये माइनस है, सो -1/n2²। मैंने सिर्फ रीअरेंज करके डायरेक्ट लिख दिया है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो पूरे स्टेप कर लेना कॉमन निकाल कर, दैट इज HF। सो HF को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, फ्रीक्वेंसी भी यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे वेव नंबर चाहिए, मतलब कि अभी वेवलेंथ के फॉर्म में लिख रहा हूँ। सो hc/λ, f को लिख सकते हैं, c = λf, ये जानते ही हो आप, फिर भी चलो। तो अब मेरा टारगेट है वेव नंबर फाइंड करना। तो वेव नंबर किसे बोलते हैं, वेव नंबर v बार में बोल रहा हूं, दैट इज 1/λ। वेव नंबर मतलब व्हाट, इट्स द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, चैप्टर नंबर 15 स्टैंडर्ड 11 उसमें आया हुआ है। ओके, सो 1/λ को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा। सो देयरफॉर 1/λ इज इक्वल टू me⁴ z² तो रह गया बच्चों, z² बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, CH यहाँ पर मल्टीप्लाई में भेजूंगा तो CH³ 1/n1² माइनस 1/n2²। सो आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको। नाउ ये जो भी झमेला है ना, ध्यान रखना, मैं यहाँ से दिखा रहा हूं, ये जितना भी झमेला दिख रहा है ना, उसको अगर हम सारी वैल्यू रख देना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, C की वैल्यू, H की वैल्यू, तो एक हमें अगेन एक कांस्टेंट मिल रहा है कि हमें बारी बारी इतनी सारी वैल्यू उठाकर न जानी पड़े ना, इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर एक कॉमन वैल्यू रखते हैं और वो कितना मिलता है 1R, उसको कांस्टेंट बोल दिया। उस चीज को हमने क्या बोल दिया, रीडबर्ग कांस्टेंट, दैट इज me⁴ by 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH³। इट्स व्हाट, रीडबर्ग कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, रीडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, सो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, इसकी वैल्यू आप रख दो और फाइंड करो तो 1.0973 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स ये मिलती है। ओके,
सो ये सारे झमेले की जगह पर R रख दिया और ये Z1 ले लिया। नाउ Z इज इक्वल टू 1 अगर मैं ले रहा हूं, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्टडी करना चाहते हैं। नाउ तो हाइड्रोजन के लिए Z1 ले लिया। सो R, ये सारा झमेले की जगह पर R 1/n1² minus 1/n2²। So it's the formula to find out wave number V bar और wavelength lambda। 1/λ अभी तो मिला है, सो लैम्बडा सब्जेक्ट बना सकते हो आप। सो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स में, एक में से दूसरे में जा रहा है, दूसरे में से तीसरे में जा रहा है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट सीरीज मिलती है। ओके, तो वो अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, लेकिन ये आपका पहला फॉर्मूला था। जो स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं वो भी हम डिस्कस कर ही रहे हैं अभी। तो लाइक अब ये हो गया आपका। सो अब मैं दूसरा टॉपिक शुरू करूं इसी में, स्पेक्ट्रम में। सो ये अब निकाल रहा हूं मैं, V बार स्टैंड्स फॉर वेव नंबर। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने आपको दिखाया, छोटे छोटे ऑर्बिट दिखा रहा हूं, n इज इक्वल टू 1, हियर इट इज n इज इक्वल टू 2, हियर इट इज n इज इक्वल टू 3। आई होप ये दिख रहा होगा आप सभी को। मान लो ये n इज इक्वल टू 4 है, मान लो कि ये n इज इक्वल टू 5 है, मान लो कि ये n इज इक्वल टू 6 है। तो अब इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, उसको तो मालूम नहीं होता कि मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन हमें तो मालूम होता है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड में से फर्स्ट ऑर्बिट में गया। ओके, तो सेकंड में से फर्स्ट ऑर्बिट में जाता है तो कौन सी सीरीज यहां पर होती है, लाइमन सीरीज होती है। मतलब कि जब भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, उसके अलावा की हायर ऑर्बिट से, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से फर्स्ट, फोर्थ में से फर्स्ट, और ये फिफ्थ में से फर्स्ट और सिक्स्थ में से, तो ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन का जंपिंग होगा तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। ओके, तो ये डिफरेंट हम जंपिंग कंसीडर करें कि कहां से कहां जा रहे हैं, तो उसको एक स्टैंडर्डाइज कर दिया। ये लाइमन जी ने ऐसा कुछ फाइंड किया, इसलिए उसका क्या नाम दे दिया, लाइमन सीरीज। ओके, कि इलेक्ट्रॉन का जंपिंग अगर n इज इक्वल टू 1 में हो रहा है, अदर ऑर्बिट्स, अदर हायर एनर्जी ऑर्बिट्स, तो उस सीरीज को क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, थर्ड में से सेकंड में आया, फोर्थ में से सेकंड में आया, फिफ्थ में से सेकंड में आया, सिक्स्थ में से आया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बामर सीरीज। ये स्पेक्ट्रल सीरीज है, उसका नाम क्या दे दिया, दूसरे का बामर सीरीज दे दिया। ओके, और अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड में आ रहा है, मान लो कि फोर्थ में से थर्ड में आया, फिफ्थ में से थर्ड में आया, सिक्स्थ में से थर्ड में आया, तो उस सीरीज को क्या बोलते हैं, पाश्चन सीरीज। बच्चों क्या बोलते हैं, पाश्चन सीरीज। नाउ अगर इलेक्ट्रॉन अगर फिफ्थ में से फोर्थ में आया, सिक्स्थ में से फोर्थ में आया, तो उस सीरीज को क्या बोलते हैं, तो लाई बापा ब्रेकफास्ट, मतलब कि ब्रैकेट सीरीज। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट सीरीज। अगेन सिक्स्थ में से फिफ्थ में आएगा, सेवंथ में से फिफ्थ में आएगा, मान लो कि सिक्स्थ में से फिफ्थ में आया, 7 है मान लो यहाँ पर, उसमें से आया, 8 है उसमें से आया, तो उसको हम बोलते हैं फंड सीरीज। ओके, तो ये डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है डिफरेंट ऑर्बिट में, तो उसको एक स्टैंडर्डाइज नाम दे दिया है। ये जो भी सीरीज है उससे डरने की जरूरत नहीं, मैं आपको काफी इजी तरीका सिखाने वाला हूं अभी, कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, गारंटी बोल रहा हूं। कि ये नाम है, किसका जंपिंग कहाँ हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, सब कुछ इजी मेथड सिखाने वाला हूं। लेकिन अभी आप समझ लो कि ये ऐसा कुछ क्या है, एक स्टैंडर्डाइज इसको नाम दे दिया सीरीज को, कि जो यहाँ पर ग्रुप ऑफ लाइंस मिलेगी डिफरेंट फोटॉन्स की, तो उस ग्रुप ऑफ लाइंस को क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रल सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल का मतलब ये होता है कि जमावड़ा होना, डिफरेंट यहाँ पर जो फोटॉन्स है उसकी फ्रीक्वेंसी का जमावड़ा हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। कि लाइक अगर हम बात करें लाइमन सीरीज कहां पर होती है, तो यूवी रीजन में आती है। कौन से रीजन में आती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है। सिमिलरली मैं बामर सीरीज की बात करूं तो वो विजिबल रीजन में आती है, मतलब कि हम ह्यूमन आई से, नेक्ड आई से भी देख सकते हैं बामर सीरीज को। और ये पाश्चन सीरीज की बात करें तो वो आती है इंफ्रारेड वेव्स के नजदीक, और ये ब्रैकेट अगेन इंफ्रारेड, और फंड भी किस में, इंफ्रारेड में आती है। तो ये क्या था, स्पेक्ट्रल सीरीज थी डिफरेंट हाइड्रोजन एटम के लिए। ओके, नाउ अब इसी को मैं प्रॉपर्ली अभी डिटेल में समझा रहा हूं। सो ये अभी मैं निकाल रहा हूं, सो कृपया नोट डाउन कर लो। नाउ सो ये फॉर्मूला तो आपके पास होगा ही ऑलवेज। तो ये अब देखो
मैं डिफरेंट डिफरेंट सीरीज काफी इजी वे में आपको समझाने वाला हूँ। ओके, सो नाउ फर्स्ट सीरीज है जो है लाइमन सीरीज। जैसे कि मैंने आपको बोला कि लाइमन सीरीज कौन से रीजन में आती है, अल्ट्रावायोलेट रीजन में आती है। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप कर रहा था, तो फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा था, लेकिन उसके अदर देन कोई हायर एनर्जी ऑर्बिट से। मतलब एन इसके लिए क्या होने वाला है, 2 3 4 5 6 ऐसे 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 चलता जाएगा। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, अदर देन फर्स्ट ऑर्बिट कोई भी हो, हायर एनर्जी ऑर्बिट वाली से फर्स्ट ऑर्बिट में, तो तब जो भी यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। अब दूसरी की बात करूं मैं तो वो है बामर सीरीज। सो बामर सीरीज में क्या होने वाला है बच्चों, तो बामर सीरीज तो पहले कौन से रीजन में आती है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसका डिफरेंट डिफरेंट रीजन होता है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, गामा रे है, विजिबल रे है, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है। ये चैप्टर नंबर 8 में हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ देखा हुआ है आपने। सो विजिबल स्पेक्ट्रम है, इट इज 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू आर। अब विजिबल के लिए सारी की सारी जो भी इलेक्ट्रॉन का जंपिंग होगा वो किस में हो रहा है, 2 में हो रहा है, लेकिन कहां से हो रहा है, अदर देन 2 से, मतलब कि 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अब n कितना होगा, अब आप समझदार हो, इट मस्ट बी अदर देन 2, मतलब कि 3 4 5 6 7 ऐसे होगा। अब आप बोल रहे हो कि सर यहाँ पर n है वो 1 नहीं हो सकता, तो अगर आप 1 रखोगे ना तो ये वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी वेवलेंथ। ओके, सो इसलिए हम यहाँ पर लोअर नहीं कंसीडर कर रहे, हायर टू लोअर ट्रांजिशन नहीं कंसीडर कर रहे। वो कब होगा, लोअर टू हायर, जब उसको इतनी एनर्जी हम सप्लाई करेंगे। n 1 नहीं रखेंगे, उसका रीजन मैंने बताया ना। ये थी बामर सीरीज। उसके बाद में है पास्चन सीरीज। तो बच्चों ये पास्चन सीरीज है वो कौन से रीजन में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में उसके इंफ्रारेड रीजन में आती है। अब इसके लिए मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, सो 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू आर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। So where n stands for what? N stands for other than 3 number and higher than 3 number. So higher than 3 number मतलब it may be 4, it may be 5, it may be 6, 7 ऐसे 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 चलता रहेगा। Now अब मैं बात करूं अगर पास्चन के बाद में, तो ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। ओके, सो ब्रैकेट सीरीज है वो अगेन किससे, कौन से रीजन में आती है, इंफ्रारेड रीजन में आती है। और उसके लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला अब आप जान गए हो कि क्या मैं लिखने वाला हूं, 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू आर 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ओके, सो बच्चों यहाँ पर n क्या होने वाला है, सो अगेन आप सोच रहे हो वो सही है कि n अदर देन 4 मतलब 5 6 7 8 9 ऐसे 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 चलता रहेगा। ओके, नाउ लास्ट सीरीज है इसमें, ये ब्रैकेट के बाद में है फंड सीरीज। ओके, पी साइलेंट होता है, मैं इसको पी साइलेंट करके बोलता हूँ और ऑलमोस्ट सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं। नाउ ये भी इंफ्रारेड रीजन में ही आती है और उसके लिए फॉर्मूला रहेगा, अब आप जानते हो कि 1/r, अब 4 के बाद में क्या आएगा, 5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, वेयर n स्टैंड्स फॉर अदर देन 5 एंड हायर देन 5 6 7 8 ऐसे ही चलता रहेगा। सो अब आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मालूम है, कि इसको एक सीक्वेंस में याद रखना, कि लाइक अगर हम बोले कि इसको सीक्वेंस में कैसे याद रखें, देखो कभी कभी क्या कर देते हो पता है, पास्चन और ब्रैकेट में आप है ना इधर उधर कर देते हो। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो मेरी एक ट्रिक ध्यान से देखना, लाई सबके इनिशियल 2 लेटर या 3 लेटर यूज कर रहा हूं, पहले के लाई किया, दूसरा का बा किया, तीसरा का पा किया, चौथा का ब्रेक, इतना कर दिया, 3 4 कर दिया, और इसका पहले 2 किया फास्ट। सो इसको आप गौर से देखो तो ये क्या बन जाता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, लाई बापा ब्रेक फंड है तो फास्ट। सो इन दैट वे यू कैन रिमेंबर whole सीरीज इन दिस ओनली वन स्टेटमेंट, वन सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन में आप पूरी सीरीज याद रख सकते हो। कैसे, तो देखो ऑलमोस्ट इसका फॉर्मेट है वो सेम है, सिर्फ चेंज हो रहा है वो ये हो रहा है 1 2 3 4 5। तो लाइन 1 बा 2 पा 3 ब्रेक 4 और फास्ट मतलब फंड
इनिशियल लेटर से तो याद आ ही जाएगा ना कि ये फंड सीरीज है, ये ब्रैकेट सीरीज है। ओके, सो घर पर ऐसे मॉर्निंग में मत बोलना कि लाई पापा ब्रेकफास्ट वरना देंगे कोई, कि ये क्या बोल रहा है, क्या बक बक कर रहा है। सो it is the simplest way to remember that series, okay, कि लाई बापा ब्रेकफास्ट, दैट्स इट। तो यहाँ पर ये पूरा बोर्ड है वो इस सिंगल स्टेटमेंट में याद रह गया। ओके, कि लाई मतलब लाइमन, बा मतलब बामर, पा पाशन, ऐसे याद रख सकते हो। ओके, ज्यादा नहीं पकाना है, अब आप समझ गए हो मुझे मालूम है। सो दैट्स इट। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, ये बहुत काम आने वाला है ये शॉर्टकट। ओके, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मेट आप जानते हो कि 1 बाय लैम्डा इज आर 1 बाय समथिंग स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर, वो तो फिक्स है, तो यहां से हो जाएगा। अब मुझे एक और चीज डिस्कस करनी है कि वेवलेंथ कब मैक्सिमम मिलेगी और मिनिमम मिलेगी। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसमें भी मैं ऐसा ही शॉर्टकट देने वाला हूं। सो बने रहो। तो वेवलेंथ कब मैक्सिमम मिलेगी कोई भी सीरीज के लिए और मिनिमम मिलेगी वो भी हमें देखना है, तो मैं पहले दो ही रख रहा हूं सीरीज, बाकी की निकाल रहा हूं। सो कोई भी सीरीज के लिए वो कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। सो लेट अस सी कि लाइक ये कब तक चलता रहने वाला है, तो अप टू इनफाइनाइट चलता रहेगा। सो आप ही दिमाग लगाना कि लाइक मैं अभी लाइमन सीरीज कंसीडर कर रहा हूं, तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर। मुझे मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलेगी और मैं मिनिमम कब मिलेगी वो फाइंड करना है। मैक्सिमम क्या हो सकती है, मिनिमम क्या हो सकती है लाइमन के लिए। चलो, तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 बाय 1 स्क्वायर, अभी मैं एन है वो उसके बाजू वाला नंबर ले रहा हूं 2, सो एन इज इक्वल टू 2 रखूंगा तो माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर 4, सो इट्स व्हाट 1 माइनस 1 बाय 4 मतलब 3 बाय 4। सो इट्स व्हाट 1 बाय लैम्डा था, तो लैम्डा मुझे कितना मिला 4 बाय 3 आर, एक वेवलेंथ मिली। अभी मुझे मालूम नहीं है कि मैक्सिमम या मिनिमम, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, सर हम दूसरा नंबर रख लेते हैं एन इज इक्वल टू 3। सो चलो एन इज इक्वल टू 3 रखूं, सो 1 बाय लैम्डा मुझे क्या मिलेगा आर 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच 9। सो इट्स व्हाट 8 आर 1 माइनस 1 बाय 9 दैट इज 8 बाय 9। सो लैम्डा मुझे कितना मिला 9 बाय 8 आर। ओके, और आगे बढ़ू मैं, सो n इज इक्वल टू 3 रखा, तो ये वैल्यू आपको छोटी मिली या बड़ी कैलसी से चेक कर सकते हो, वरना हम बोल सकते हो, मैं बोल सकता हूँ ये लैम्डा 1 है ये लैम्डा 2 है, सो लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2। ये 4 बाय 3 है वो ऑलवेज ग्रेटर किससे होगा 9 बाय 8 से होगा, करके देख लेना कोई बात नहीं। ओके, 9 बाय 8 से ग्रेटर होगा। अब लास्ट टू लास्ट नंबर कौन सा आएगा, लास्ट टू लास्ट नंबर कौन सा हो सकता है इनफाइनाइट। सो अगर मैं n इज इक्वल टू इनफाइनाइट कंसीडर करूं बच्चों, सो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय इनफाइनाइट का स्क्वायर, 1 बाय इनफाइनाइट 0 होता है तो स्क्वायर होगा वो भी 0 होगा। सो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 बाय 1 1 माइनस 0 कुछ भी नहीं होगा, सो लैम्डा दैट इज 1 बाय आर, इट्स लैम्डा 3 मान लो। ओके, तो आप ये तीनों को कंपेयर करो, क्योंकि उसके बीच वाला कोई भी नंबर होगी इसकी वैल्यू क्या होगी, ये अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम में तो ये थोड़ी कम होगी थोड़ी कम होगी, अगर ये मिनिमम में तो थोड़ी बढ़ेगी थोड़ी बढ़ेगी थोड़ी बढ़ेगी। देखो शांति से सोचो, तीन वैल्यू मैंने आपको 2 3 और इनफाइनाइट लेकर समझाया, उसके बीच वाले नंबर रखोगे तो वैल्यू इन बिटवीन आने वाली है। मतलब आपको ऑलवेज मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करना है, एक तो पहले वाला नंबर लेना है, दूसरा लास्ट वाला नंबर लेना है। सो पहले वाला नंबर लिया तो ऐसा मिला। अब आप ही बताओ कि 4 बाय 3 आर बड़ा या 1 बाय आर बड़ा। डेफिनेटली 4 बाय 3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1 बाय आर मतलब इट्स 1। सो लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन व्हाट लैम्डा 2, और ऐसे भी लिख सकते हो इज ग्रेटर देन लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 3। हाँ, सो ये मैक्सिमम मिली ये मिनिमम मिली, ये क्या मिला मुझे मिनिमम। ओके, ये जो भी अभी मुझे सीरीज मिली ये मुझे मैक्सिमम मिली और ये वाले मिनिमम मिली। सो अब बच्चे क्या करते हैं मालूम है, आप सभी बच्चे मतलब आप सभी क्या करते हो, कभी मैक्सिमम को मिनिमम ले लेते हो, कभी मिनिमम को मैक्सिमम ले लेते हो, चाहे कितना भी कॉन्फिडेंस हो। मैंने देखा हुआ है करीबन 90% स्टूडेंट है ना वो इसमें एग्जाम के टाइम पर या एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तब मैक्सिमम को मिनिमम ले लेते हैं, मिनिमम को मैक्सिमम। सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो पहले वाला नंबर या लास्ट वाला नंबर। सो याद कैसे रखे, सो सी बच्चों कि ये आपने अभी क्या ऑब्जर्व किया कि जो बाजू वाला नंबर है ना वहां पर हमें मैक्सिमम मिला, और जो दूरी का नंबर है ना वहां पर क्या मिला इनफाइनाइट लिया तो क्या मिला मिनिमम। मतलब कि बाजू बाजू में रहते हैं उसमें झगड़ा ज्यादा होता है पड़ोसी में। बच्चों कॉमन सेंस है, आप आजू बाजू में देख लेना, बाजू बाजू में अगर है ये 1 के बाजू में 2 है तो 1 और 2 में क्या होगा हाइट ज्यादा होगी। ओके, सो झगड़ा ज्यादा हुआ मतलब हम क्या बोल देंगे वेवलेंथ क्या है मैक्सिमम। वेवलेंथ मतलब झगड़ा समझ, वेवलेंथ आप अभी वेवलेंथ को क्या कंसिडर कर लो
फाइट कंसिडर कर लो। सो बाजू बाजू में फाइट ज्यादा होती है, आपके जो दूर के रिश्तेदार होंगे ना उसके साथ आपकी कभी फाइट नहीं होगी, वो अच्छे लगेंगे, चलो अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे भले हैं, अच्छा बोलते चलते हैं। सो मतलब कि अच्छा बिहेवियर रहता है, मतलब वहां पर फाइट क्या होती है, कम होती है। मतलब अगर हम देखें तो बाजू वाला नंबर होगा जो भी हमारी वेवलेंथ है, जो भी सीरीज है उसका, उसमें वेवलेंथ मैक्सिमम मिलेगी, फाइट ज्यादा, वेवलेंथ मतलब फाइट कंसिडर कर लो। और जो दूरी पर है वहां पर डेफिनेटली क्या होने वाला है, जो हमारा दूर का रिश्तेदार है कम फाइट होने वाली है, मतलब वेवलेंथ मिनिमम रहने वाली है। ऐसा पूरी सीरीज के लिए लगेगा। लाइक मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं बामर का, तो ये आप समझ गए हो आई होप। अब मैं बामर सीरीज ले रहा हूं। सो बामर सीरीज क्या है, तो उसमें मैं बाजू वाला नंबर अब डायरेक्टली ले रहा हूं। ओके बच्चों, सो 1 बाय लेमड़ा इट इज आर, 1 बाय 2 स्क्वायर मतलब -4 और 1 बाय 3 स्क्वायर उसका मतलब है 9। ये बाजू वाला नंबर लिया। सो आपको मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, आंख बंद करके तो ले लेना है, बाजू बाजू झगड़ा ज्यादा होता है, मतलब वेवलेंथ ज्यादा होती है। 9 - 4 इट इज 5 बाय 36। ये 1 बाय लेमड़ा मिला, सो लेमड़ा मिलेगा 36 बाय 5 आर। चलो अब अगर मुझे मिनिमम चाहिए मैं क्या करूंगा, इनफाइनाइट ले लूंगा। तो आर 1 बाय 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1 बाय इनफाइनाइट का स्क्वायर, हमारे यहाँ 0 होता है। ओके, सो फाइनली इट्स व्हाट, r by 4। सो लेमड़ा इज इक्वल टू 4 बाय r। अब आप ही बताओ 36 बाय 5 बड़ा या 4 बड़ा। सो 5 7 से 35 होता है, मतलब इट्स अप्रोक्सीमेटली 7 पॉइंट समथिंग, और ये 4, मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि लेमड़ा इज ग्रेटर देन लेमड़ा डैश। सो बच्चों अब से आंख बंद करके रख लो, जो जो बाजू वाला नंबर है बाजू में झगड़ा ज्यादा होता है, मतलब वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बाजू बाजू में जो दूरी पर झगड़ा कम होता है, मतलब वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी। दैट्स इट। ओके बच्चों, सो ये हो गया क्या कि स्पेक्ट्रम। अब हम देखने वाले हैं एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। ये भी समझने वाली चीज है, नेक्स्ट टॉपिक है वो भी, लेकिन ये एमसीक्यू में बहुत बार आपके सामने आने वाला है। आप कहीं पर भी एग्जाम दे रहे होगे, इसके बेस्ड क्वेश्चन 110% होगा। कॉम्पिटिटिव का लिए तो ये शायद हो भी और ना भी हो, लेकिन अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। ओके, अच्छा कॉन्सेप्ट माना जाता है, मैक्सिमम मिनिमम का पूछा भी गया है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब से आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट है एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो ऑलमोस्ट इस चैप्टर के एंड की ओर है, अब 2 ही टॉपिक बाकी के, उसमें एक ये है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम है, वो कैसे हम बनाएंगे, काफी इंपोर्टेंस है इसका, यहाँ से काफी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। सो पहले एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, फिर से याद करो बच्चों। सो En इज इक्वल टू -me⁴ z² बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² h²। ये फॉर्मूला आपने देखा हुआ है। ओके, सो नाउ अब इसमें मैं अगर देखूं, अगर आप सभी देखोगे कि मास m रख दिया, चलो मैंने मास m रख दिया, इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिया, 1.6 इंटू 10⁻19 उसका, फॉर हाइड्रोजन है तो Z1 रख दिया, फॉर हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1 बाय 8 की वैल्यू रखी एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 उसका भी स्क्वायर, इंटू n अभी मालूम नहीं, अभी हम जनरलाइज केस डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। सो एज इट इज रखा, एच दैट इज 6.6 इंटू 10⁻34 उसका स्क्वायर ले लिया। सो जो भी ये कांस्टेंट चीजें मैंने रखी, अगर मैं उसको ऐसा यूनिट में रखकर अभी हम सोल्व करें तो ये कितनी वैल्यू आती है। सो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, इट्स वैल्यू इज, सारी सोल्व कर दूं, मुझे याद है इसलिए मैं लिख रहा हूं, 21.76 इंटू 10⁻⁻19 जूल बाय n², इतनी वैल्यू आती है जूल में। ओके, ये एनर्जी की। लेकिन आप जानते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1 जूल है वो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 जूल दैट इज 1.6 बाय 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये रिलेशन आप जानते हो, सिर्फ क्या करना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देना है। सो यहाँ पर मैं इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। सो फाइनली मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 n², अब ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो बच्चों आप देखो, अगर इसका सिंप्लीफाई करो तो ये तो गया, सो इट्स -13.6 बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इट्स द शॉर्ट एंड स्वीट जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। अगर हाइड्रोजन नहीं है
मान लो ये किसके लिए था, हाइड्रोजन एटम के लिए था, लेकिन अदर एटम की बात करें जनरलाइज केस, तो अदर एटम के लिए हम क्या करेंगे, ये Z की वैल्यू एज इट इज रखेंगे, -13.6 Z² बाय n²। तो कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है अदर एटम के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एमसीक्यू में अदर एटम वाले क्वेश्चन ही ज्यादा होते हैं। ओके, कि एनर्जी ऑफ लिथियम फाइंड कर लो, Li2+ फाइंड कर लो, एनर्जी ऑफ Be3+ फाइंड कर लो, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। सो बी केयरफुल। ओके, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। तो ये एनर्जी जो मुझे मिली है उसको मैं अब पर्टिकुलर लेवल, एनर्जी लेवल डायग्राम मतलब कि पर्टिकुलर डायग्राम के जरिए समझाऊंगा आपको। सो काफी इजी है, कोई इतना हार्ड चीज नहीं है बच्चों। मान लो ये मैंने कंसीडर किया है यहाँ पर n = 1 लेवल, कि अगर मैं -13.6 वाले क्वेश्चन में n = 1 रखूंगा E1, तो ये क्या आएगा, -13.6 बाय 1², हाउ मच, -13.6। तो अगर n = 1 रखा तो मुझे एनर्जी कितनी मिली, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर n = 1 है तो उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। ओके, नाउ अगर मैं n = 2 रखूंगा यहाँ पर, n = 2, तो मुझे E2 कितना मिलेगा, -13.6 बाय 4², 2 का स्क्वायर, सॉरी। सो इट्स हाउ मच, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप वैल्यू रख दो n की 2 यहाँ पर। सो फाइनली कितना मिलेगा, n = 2 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सेकंड क्वांटम नंबर, सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। अगर n = 3 रखूंगा तो बच्चों यहाँ पर 3 रखोगे, सो E3 क्या मिलेगा, -13.6 बाय 3²। सो ये 9 हुआ, 13.6 बाय 9 दैट इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये एनर्जी मिलेगी थर्ड ऑर्बिट में, दैट इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही n = 4 रखो बच्चों। सो n = 4 रखोगे तो E4 क्या मिलेगा, -13.6 बाय 16, n² मतलब 4 का स्क्वायर करना है। सो कोई बड़ी चीज नहीं है, ये कैलकुलेशन अब आपको मालूम पड़ गया है। सो इट्स -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली n = 5 रखूंगा मैं, देखो तो 5 रखोगे तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी। सो n = 5 पर ये -0.54 आता है, n = 5 पर -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n = 6 पर -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही n = 7 इस इक्वेशन में रखना है। हाँ, अब मैं ज्यादा बकवास नहीं करने वाला हूं, इसलिए ऐसा आएगा। अब आप ही बताओ, अगर n = इनफाइनाइट है, बीच वाले जाने दिए ऑर्बिट, इनफाइनाइट रखा, क्या आएगा, इट्स 0। तो ये नेगेटिव एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करती है, ये नेगेटिव साइन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाइंडिंग स्टेट में है। ओके, मतलब कि जो एटम है उसने जकड़ कर रखा हुआ है अपने पास, जैसे अर्थ के अराउंड में सैटेलाइट है वो बाइंडिंग स्टेट में है, वैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या है, बाइंडिंग स्टेट में। मतलब कि अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, कि उसको निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है। सो इट्स नथिंग बट योर एनर्जी लेवल डायग्राम। तो उसमें जो n = 1 है उसको ज्यादातर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, वो ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ओके, सो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। सो बच्चों ये हो गया क्लियर। नाउ अब हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट हमारा टाइटल और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सो लेट अस, ओके, एक्साइटेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, और पोटेंशियल के फॉर्म में भी उन्होंने समझाया हुआ है। सो अब ये एनर्जी लेवल डायग्राम चाहिए उसको समझने के लिए। सो ये मैं रखूंगा। नाउ अब देखें तो काफी इजी टॉपिक है, एक्साइटेशन एनर्जी। पहले ये एनर्जी चलो समझ ले, और बाजू में रख दिया एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो एक्साइटेशन एनर्जी किसे कहते हैं बच्चों, कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन n = 1 में है, ग्राउंड स्टेट में, अगर उसको n = 1 में से 2 में जाना है तो ऑटोमेटिक चला जाएगा, नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ एनर्जी है वो सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में से दूसरी ऑर्बिट में ले जाने के लिए, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। ओके, मतलब कि एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम
ग्राउंड स्टेट टू अदर एक्साइटेड स्टेट। ओके, अदर एक्साइटेड स्टेट मतलब वन से अलावा के सारे क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। लाइक n इज इक्वल टू 2 है, मतलब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। बी केयरफुल, हाँ, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। n इज इक्वल टू 3 है क्योंकि ग्राउंड स्टेट, उसके बाद में 2 है मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये 3 है तो वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगा। ज्यादा कंफ्यूज मत हो, कोई इतना हार्ड चीज नहीं है बच्चों, कुछ नहीं है। जो भी नंबर है ऑर्बिट का उसके कम एक्साइटेड स्टेट होगा। ओके, ग्राउंड n इज इक्वल टू 1 कंसीडर किया, इसलिए इसका नंबर क्या आएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। n इज इक्वल टू 5 को क्या बोलेंगे, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। तो देखो कोई हार्ड चीज नहीं है, लेकिन अभी भी आपको यही समझ में नहीं आया कि एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, मालूम है मुझे। सो सी सिंपल कि यहाँ पर एनर्जी है उसको E1 बोला, यहाँ पर एनर्जी उसको E2 बोला। अब मैंने क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन को 1 में से 2 में ले जाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, तो कैसे मालूम पड़ेगा, तो 2 के पास कितनी है, 1 के पास कितनी है, -13.6 में से मुझे कहां तक ले जाना पड़ेगा, -3.4। सो सी E2 माइनस E1 करूंगा, so that is -3.4 minus -13.6, so it's how much, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को 1 में से 2 में ले जाना है तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। बच्चों कोई हार्ड चीज नहीं है। ओके, तो नाउ आई होप अब पता चला है, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जांपल नहीं लूंगा बच्चों, डोंट वरी। अगर 1 में से 3 में ले जाना है सो हम क्या करेंगे, E3 माइनस E1। सो E3 दैट इज -1.5 माइनस -13.6। सो यहां पर ये कितना मिलने वाला है, 13.6 माइनस 1.5 1। सो ये 0 है तो 10 मतलब 9। सो ये मिला हमें 12.09। सो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 से 3 में ले जाने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, मतलब ये सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी मिली आपको। ओके, एक्साइटेशन एनर्जी सेकंड n इज इक्वल टू 2 अगर बोल रहे हैं तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है। सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब कि n इज इक्वल टू 3 में ले जाना है, तो आप जब भी इस इलेक्ट्रॉन को 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे तो वो कहां तक पहुंचेगा, 3 तक पहुंचेगा, उसके ऊपर भी नहीं जाएगा, उसके नीचे भी नहीं जाएगा। अब n इज इक्वल टू 4 में ले जाना है तो इन दोनों का डिफरेंस लो, 4 और 1 का। n इज इक्वल टू 5 में ले जाना है तो 5 और 1 का एनर्जी डिफरेंस लो, डिफरेंस लेना है ऐसे। सो इट्स योर एक्साइटेशन एनर्जी। अब आप आई होप अब आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो ऐसे ही एक्साइटेशन पोटेंशियल है। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल में क्या आएगा बच्चों कि अगर एनर्जी की जगह पर मैं कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा वो बात करूं तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक्साइटेशन पोटेंशियल। मतलब कि अमाउंट ऑफ पोटेंशियल रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल required by electron to jump from ground state to other excited state, that is excitation potential. Okay, so इसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल बोलते हैं बच्चों। देखो पोटेंशियल और एनर्जी में क्या डिफरेंस है, इट्स एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कि जो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया उसमें इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन पोटेंशियल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट था मतलब जूल ही हुआ। अब अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा मतलब कि मुझे अगर 2 में से 1 में ले जाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, 10.2 वोल्ट। अगर 3 में से 1 में जाना है तो कितनी चाहिए, 12.09 वोल्ट। ओके, मतलब ये एनर्जी और पोटेंशियल में क्या है, सिर्फ यूनिट का सिर्फ गपला है और कुछ नहीं है। सो दैट्स इट। अब ये था एक्साइटेशन पोटेंशियल और उसका एग्जांपल मतलब सेम आएगा। नाउ अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, ये लिख लेना आप स्क्रीनशॉट लेकर। अब मैं बात कर रहा हूं और वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप तब तक सोचो। सिंपल है कि जो यहां पर ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन बैठा है उसको अगर मुझे कंप्लीटली नॉकआउट कर देना है, इस एटम से आजाद कर देना है, तो इलेक्ट्रॉन को जो आजाद होने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन आजाद हो जाता है। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ
energy required by an electron to completely escaping from atom is called ionization energy. ओके, यहाँ पर ऐसा रख दो ना, रेड भी ले रहे हैं कुछ बुक वाले. सो इसको हम बोल देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी. बच्चों कुछ नहीं है कि n इज इक्वल टू 1 में उससे वहां से मुझे टोटली बाहर भेजना है, तो n इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक भेजना है. सो 1 टू इनफाइनाइट मतलब E इनफाइनाइट माइनस E1 करूंगा, तो इनफाइनाइट पर 0 एनर्जी, माइनस 13.6. तो ये कब बाहर जाएगा? जब इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी. मान लो कि n इज इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन बैठा है, उसको मुझे बाहर भेज देना है, तो उसके पास जितनी नेगेटिव एनर्जी उतनी पॉजिटिव देनी पड़ेगी, मतलब प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी. यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में, तो उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? प्लस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी. अगेन 5 पर है, तो उसको प्लस 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी. सो दैट्स इट. सो ये क्या था बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी. जब आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा तो कुछ नहीं है, 13.6 वोल्ट देना पड़ेगा. यहाँ पर माइनस 3.4 है, तो 3.4 वोल्ट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा. सो सिर्फ यूनिट इलेक्ट्रॉन निकाल दो. दैट्स इट. सिंपल वे बता रहा हूं याद रखने का. ओके बच्चों. सो यहाँ पर ये चैप्टर की थियरी खत्म होती है. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे न्यूमेरिकल. इसी के रिगार्डिंगली बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल देखने वाले हैं. सो आज जितना भी चला है मैक्सिमम टाइम्स प्रैक्टिस कर लो तो अच्छा रहेगा, वरना कभी ऐसा ही लगेगा महीने बाद कि इसको कहीं देखा हुआ है. सो थैंक यू.